नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33 किसी व्यक्ति की उम्मीदवारी के लिए सीटों की सीमा तय करती है। 1996 से पहले जब कुछ नेता कई सीटों पर चुनाव लड़ते थे तो धीरे धीरे इस पर सवाल उठने लगे। तमाम आपत्तियों को देखते हुए अंत में 1996 में इसमें संशोधन हो ही गया। अब जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33 के सेक्शन 7 के तहत अधिकतम 2 सीटों से ही चुनाव लड़ा जा सकता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लोकसभा चुनाव 2024 में केरल के वायनाड के बाद रायबरेली सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी इकलौते ऐसा नेता नहीं है जो एक साथ 2 अलग अलग सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी से पहले प्रधानमंत्री मोदी भी साल 2014 के लोकसभा चुनाव में 2 सीटों से चुनाव लड़ चुके हैं। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी और मुलायम सिंह यादव भी इसी तरह से कई सीटों से एक साथ चुनाव लड़ चुके हैं। इन नेताओं के अलावा भी कई नेता हैं जिन्होंने एक बार में 1 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ा। ऐसे में ये एक बहुत बड़ा सवाल है, एक सीट एक व्यक्ति वाला नियम यहां पर लागू क्यों नहीं हो रहा, जबकि इस मुद्दे पर चुनाव आयोग कई बार अपनी सहमति जता चुका है। आज हम इसी रिपोर्ट के जरिए इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। एक व्यक्ति 2 सीटें, चुनाव आयोग कब सख्त? देश में चुनावी माहौल, नेताओं ने की जीत की पहल। कांग्रेस में 2 सीटों के उम्मीदवार, लड़ाई आर पार। बनारस वडोदरा, मोदी ने 2 सीटों पर लड़ा चुनाव। वाजपेयी का कमाल, 3 सीटों के साथ में उम्मीदवार। मुलायम का चुनावी सफर, 2 सीट एक साथ। आरोप प्रत्यारोप का माहौल, देश में चुनावी हलचल। उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। अरे डरो मत। सबसे पहले हम इंदिरा गांधी और राहुल गांधी को लेकर बात करेंगे। आपातकाल के बाद 1977 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव हार गई थीं। 1980 के चुनावों में उन्होंने जोखिम लेना ठीक नहीं समझा। इंदिरा गांधी ने फिर रायबरेली के अलावा मेंढक सीट से भी चुनाव लड़ा। कांग्रेस ने इंदिरा की 2 सीटों पर दावेदारी को उत्तर के साथ दक्षिण को भी साधने की रणनीति के तौर पर पेश किया। इंदिरा गांधी दोनों जगह से जीती, हालांकि बाद में उन्होंने मेंढक सीट छोड़ दी। इसी तरह से 2019 में राहुल गांधी ने वायनाड और अमेठी से चुनाव लड़ा, हालांकि वो अमेठी से हार गए थे, लिहाजा वायनाड से सांसदी बनी रही। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सेक्शन 33 में यह व्यवस्था दी गई थी कि व्यक्ति 1 से अधिक जगह से चुनाव लड़ सकता है, जबकि इसी अधिनियम के सेक्शन 70 में कहा गया कि वो एक बार में केवल एक ही सीट का प्रतिनिधित्व कर सकता है। ऐसे में साफ है कि 1 से ज्यादा जगहों से चुनाव लड़ने के बावजूद प्रत्याशी जीत के बाद एक ही सीट से प्रतिनिधित्व कर सकता है। हालांकि चुनाव आयोग की राय है कि मौजूदा व्यवस्था को बदलकर एक प्रत्याशी को एक ही सीट से चुनाव लड़ने की अनुमति होनी चाहिए। इंदिरा गांधी का राजनीतिक करियर अपने आप में काफी दिलचस्प है। 1977 के लोकसभा चुनाव ने दिखाया कि कैसे मतदाताओं ने बड़े पैमाने पर इंदिरा गांधी को नकार दिया था, तो 1980 के चुनाव ने दिखाया कि कैसे जनता पार्टी सरकार एक सुनहरे अवसर को भुनाने में असमर्थ रही, जिससे इंदिरा गांधी की वापसी का मार्ग प्रशस्त हुआ। कांग्रेस ने 542 सीटों में से 353 जीती, जो कि 1971 के चुनाव में हासिल की गई सीटों से अधिक थी। 1980 का लोकसभा चुनाव इंदिरा के आखिरी चुनाव के तौर पर भी याद किया जाता है। लोकसभा चुनाव 1980 में एक और अजब गजब बात ये हुई कि आपातकाल के कारण मुस्लिम कांग्रेस से नाराज थे।
इस वजह से कांग्रेस को इस चुनाव में मुस्लिमों का ज्यादा वोट नहीं मिला, लेकिन हिंदू मतदाताओं ने इस बार कांग्रेस को समर्थन दिया था। इस चुनाव में इंदिरा गांधी 2 सीटों से चुनाव लड़ी। इंदिरा गांधी दोनों जगह से जीती, हालांकि बाद में उन्होंने मेंढक सीट छोड़ दी और रायबरेली सीट इंदिरा गांधी ने संभाली। बाद में फिर रायबरेली सीट कांग्रेस का गढ़ बन गई। मौजूदा चुनाव में रायबरेली लोकसभा सीट गांधी परिवार के लिए अस्तित्व की लड़ाई मानी जा रही है। राहुल गांधी केरल की वायनाड लोकसभा सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में ये भी सवाल उठ रहा है कि अगर दोनों लोकसभा सीटों से उन्हें जीत मिल जाती है तो वे किस सीट का चुनाव करेंगे। दोनों लोकसभा सीटें गांधी के लिए काफी अहम हैं। रायबरेली सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। इस सीट से सबसे पहली बार 1952 में कांग्रेस नेता फिरोज गांधी ने चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। इसके बाद से ही हमेशा कांग्रेस का कोई न कोई इस सीट से चुनाव लड़ता रहा है। रायबरेली लोकसभा सीट के इतिहास की बात करें तो सबसे पहले 1952 में फिरोज गांधी ने चुनाव लड़ा और जीते। उसके बाद 1958 में भी उन्होंने चुनाव जीता। उनके निधन के बाद 1967 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने इस सीट से पर्चा भरकर राजनीतिक पारी की शुरुआत की। ऐसे में ये सीट गांधी परिवार की विरासत बन गई। 2004 में इंदिरा गांधी की बहू सोनिया गांधी ने चुनाव लड़ा और 5 बार सांसद चुनी गई। अब सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी लोकसभा सीट से उतरकर गांधी परिवार की विरासत को संभालने जा रहे हैं। इस वक्त चुनाव में ये मुद्दा भी जोर पकड़ रहा है कि कोई भी प्रत्याशी एक बार में एक सीट से ही चुनाव क्यों नहीं लड़ रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी दी। उन्होंने उस समय बनारस और वडोदरा 2 संसदीय सीटों से चुनाव लड़ा और दोनों ही सीटों से मोदी चुनाव जीत भी गए। बाद में नरेंद्र मोदी ने वडोदरा सीट छोड़ दी और बनारस सीट अपने पास रखी। इसी तरह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1957 के आम चुनाव में 3 सीटों से चुनाव लड़ा। वे जनसंघ के टिकट पर लखनऊ, मथुरा और बलरामपुर सीट से चुनाव लड़े। वे लखनऊ, मथुरा में तो हार गए, लेकिन बलरामपुर सीट से चुनाव जीतने में सफल रहे। 2014 में लोगों के मन में कई सवाल थे, लेकिन साथ ही उम्मीद थी। 2019 के लोकसभा चुनावों में वो उम्मीद विश्वास में बदल गई और अब वो विश्वास परिश्रम और स्थिरता से गारंटी में बदल चुका है। कुछ इस तरह से अपने भाषण में पीएम मोदी जनता को बोल रहे हैं और जोरों शोरों पर कई सारी रैलियां निकाल रहे हैं। साथ ही 2024 के चुनाव में जीत की पूरी तैयारी कर रहे हैं। देश दुनिया में अपने नेतृत्व का लोहा मनवाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार जीत के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग गुम गुम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। 2014 के चुनाव में मोदी वाराणसी और वडोदरा की सीटों से चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने वडोदरा सीट से इस्तीफा दे दिया। वडोदरा की सीट पर 8 लाख से अधिक वोट पाने वाले पीएम मोदी के लिए वाराणसी की सीट सियासी माइलेज की सीट भी थी और इस सीट के लिए पीएम को चुनाव प्रचार में ज्यादा पैसे भी खर्च करने पड़े थे। अगर 2014 के चुनावी आंकड़ों पर नजर डालें तो ये पता चलता है कि पीएम मोदी ने वडोदरा सीट पर लगभग 50 लाख रुपए खर्च किए। वहीं वाराणसी की सीट पर प्रचार के लिए सिर्फ 37.6 लाख के आसपास रुपए खर्च किए गए थे। खास बात यह कि वडोदरा में पीएम मोदी को कुल 8.45 लाख वोट मिले। इसके अलावा वाराणसी में उन्होंने सर्वाधिक 5.92 लाख वोट पाकर जीत हासिल की। इस तरह से वाराणसी की जीत पीएम मोदी के लिए महंगी साबित हुई। आज के समय में बेशक राजनेता कई बार 2 सीटों से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन वर्ष 1996 तक राजनेता कितनी भी सीटों पर चुनाव लड़ सकते थे। 1996 से पहले कुछ नेताओं ने 3-3 सीटों से भी चुनाव लड़ा है।
इसमें देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का नाम भी शामिल है। अटल बिहारी वाजपेयी ने 1957 के आम चुनाव में उत्तर प्रदेश के 3 लोकसभा क्षेत्र लखनऊ, मथुरा और बलरामपुर से चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें जीत सिर्फ बलरामपुर से मिली। इसके पीछे की वजह थी पार्टी में हार का डर, क्योंकि 1952 के चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ सीट से हार गए थे। ऐसे में उनकी पार्टी जनसंघ किसी भी सूरत में उनकी जीत के लिए फिक्रमंद थी, इसलिए पार्टी ने उन्हें 1 नहीं बल्कि 3 सीटों पर उतारने का फैसला लिया। ऐसा करने के पीछे पार्टी की खास रणनीति थी। 1 से अधिक सीट से चुनाव लड़ने की परंपरा में पहला नाम अटल बिहारी वाजपेयी का है। उन्होंने लखनऊ सीट पर साल 1952 के उपचुनाव में हारने के बाद 1957 के चुनाव में 3 जगह से चुनाव लड़ा। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33 किसी व्यक्ति की उम्मीदवारी के लिए सीटों की सीमा तय करती है। 1996 से पहले जब कुछ नेता कई सीटों पर चुनाव लड़ते थे तो इस पर सवाल उठने लगे। तमाम आपत्तियों को देखते हुए 1996 में इसमें संशोधन कर दिया गया। अब जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33 के सेक्शन 7 के तहत अधिकतम 2 सीटों से ही चुनाव लड़ा जा सकता है। इसी तरह से पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव ने 2014 का लोकसभा चुनाव मैनपुरी और आजमगढ़ से लड़ा। मुलायम सिंह ने दोनों सीटों से जीत हासिल की। बाद में उन्होंने मैनपुरी सीट छोड़ दी थी। यहां से उनके भतीजे तेज प्रताप यादव ने उपचुनाव लड़ा। इसी तरह से तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक एन.टी. रामाराव 1985 के विधानसभा चुनाव में गुड़ीवड़ा, हिंदूपुर और नलगोड़ा सीट से चुनाव लड़े। बाद में तीनों सीटें जीत भी गए। बाद में बस हिंदूपुर सीट ही उन्होंने अपने पास रखी, बरकरार रखी। तो इस तरह इस लिस्ट में कई और नेताओं के नाम शामिल हैं जिन्होंने एक बार में 1 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ा। आमतौर पर जब किसी प्रत्याशी को किसी सीट से हार का डर होता है तो वो 2 सीटों से चुनाव लड़ता है। मान लीजिए अगर उम्मीदवार दोनों सीटों पर चुनाव जीत जाता है तो नियम के मुताबिक उसे 1 सीट छोड़नी पड़ती और ऐसा 10 दिनों के अंदर ही करना होता है। फिर उस सीट पर उपचुनाव करवाए जाते हैं। हालांकि 2 सीटों से चुनाव लड़ने को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं, क्योंकि इससे सरकार को राजस्व का नुकसान होता है। जुलाई 2004 में चुनाव आयोग ने जनप्रतिनिधि कानून की धारा 33 के सेक्शन 7 में संशोधन की सिफारिश की थी। चुनाव आयोग ने सुझाव दिया था कि दोनों सीटें जीतने और 1 से इस्तीफा देने पर उपचुनाव का खर्च सीट खाली करने वाले सांसद से ही वसूला जाना चाहिए। अखाड़े की कुश्ती से लेकर देश के फलक पर चमकने वाले मुलायम सिंह यादव का राजनीतिक करियर शानदार रहा। उन्होंने समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश से बाहर भारतीय राजनीति में पहचान दिलाई। देश की राजनीति में मुलायम सिंह का कुनबा आज भी बड़ा माना जाता है। 7 बार सांसद, 8 बार विधायक, 1 बार रक्षा मंत्री और 3 बार 1989, 1993 और 2003 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले मुलायम सिंह का सियासी जीवन 6 दशकों पर शामिल है। उन्हें धरती पुत्र कहा जाता था। मुलायम सिंह यादव का नाम भी इस लिस्ट में शामिल होता है। उन्होंने भी 2014 में 2 सीटों से चुनाव लड़ा। मुलायम सिंह यादव ने 2014 का लोकसभा चुनाव मैनपुरी और आजमगढ़ से लड़ा था। मुलायम सिंह ने दोनों सीटों से जीत हासिल की। बाद में उन्होंने मैनपुरी सीट छोड़ दी थी। मौजूदा चुनाव में मुलायम की मैनपुरी में उनकी बहू व सपा मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव मैदान में है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद साल 2022 में हुए उपचुनाव में डिंपल ने सहानुभूति की लहर पर सवार होकर बड़ी जीत दर्ज की थी। इंदिरा लहर के बाद प्रदेश में 9वां विधानसभा चुनाव 1985 में हुआ। इस चुनाव में सभी दलों ने कुछ सीटों पर चेहरे बदलकर दांव खेला। जातीय व धार्मिक ध्रुवीकरण के सहारे इस चुनाव में सभी का संतोषजनक परिणाम रहा। चरण सिंह की अगुवाई में नवगठित लोकदल ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए जिले की 4 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस ने भी 4 सीटें कब्जाई। वहीं बीजेपी ने अपनी परंपरागत अतरौली व कोल सीट पर कब्जा बरकरार रखा। तेलुगु फिल्मों के फेमस हीरो एन.टी. रामाराव आंध्र प्रदेश की राजनीति का चमकता सितारा थे। एन.टी. रामाराव ने तेलुगु देशम के नाम से नई राजनीतिक पार्टी बनाई थी। वहीं साल 1984 में भारी बहुमत से जीत हासिल कर उन्होंने आंध्र प्रदेश में अपनी सरकार बनाई। तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक एन.टी. रामाराव 1985 के विधानसभा चुनाव में गुड़ीवड़ा, हिंदूपुर और नलगोड़ा सीट से चुनाव लड़ा और तीनों सीटों पर विजयी रहे। बाद में हिंदूपुर सीट उन्होंने बरकरार रखी। नए चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 1 व्यक्ति 1 सीट नियम लागू करने के प्रस्ताव पर खासा जोर दे रहे हैं। पहली बार 2004 में यह प्रस्ताव इलेक्शन कमीशन ने केंद्र सरकार को भेजा भी था, लेकिन 18 साल में इस नियम को लागू करने के संबंध में कोई प्रगति नहीं हो सकी। यानी यह प्रस्ताव ठंडे बस्ते में ही है।
आजादी के बाद से भारतीय राजनीति के परिदृश्य में राजनीतिक नेताओं के लिए एक से अधिक सीटों से चुनाव लड़ना एक आम बात रही है। यह अक्सर संसद या विधानसभा में पद सुरक्षित करने और राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने की महत्वाकांक्षा से प्रेरित होता है। वर्षों से निर्वाचन आयोग इस तर्क से सहमत दिख रहा है कि किसी भी प्रत्याशी को केवल एक ही सीट से चुनाव लड़ने की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि 2 सीट से लड़ने और दोनों को जीतने की स्थिति में एक सीट छोड़नी पड़ती है और वहां उपचुनाव कराने में सरकारी धन और संसाधनों की बर्बादी होती है। पर अभी तक इसका कोई समाधान नहीं निकल पाया है। हमारी आज की इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप चलते रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।